उनको जब भी याद आएगा उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो शायद आज भी डर जाएंगे, वो डर उनके दिल में शायद आज भी बैठा हुआ है। और वो डर आज की तारीख की वजह से है, 26/11। मैं समझता हूं मैं अकेला नहीं था जिसने खाना वाना सब कुछ छोड़कर इसका लाइव टेलीकास्ट लगातार देखा था। शायद आप सब ने देखा होगा, और चैनल बदल बदल कर, इधर छोड़ो उधर छोड़ो, इस पे आओ उस पे आओ, न्यूज़ चाहिए। ये मुंबई की शान है, ताज होटल, पुराना वाला, नया भी बन गया इसके बगल से। ये मुंबई की शान है, ये मुंबई का ताज है। इस ताज में आतंकवादी घुसे, आतंकवादियों ने गोलियां चलाई और इस ताज को निस्ते नाबूद करने का पूरा प्रयास किया। मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस समय जिसका खून ना खोला हो। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका खून ना खोला हो, जो देश से प्यार करता हो, ना भी करता हो, सामान्य व्यक्ति भी हो, कोई राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट ना हो, उसका भी खून खोला होगा। इतना बड़ा हमला, इतनी बड़ी चूक थी या कुछ और था, डिस्कस करेंगे इस बारे में। स्वामी सिद्धू सरीखे हैं जी, गिरीश जी बिल्कुल। हेमंत शाह जी नमस्ते। तो चूक कहाँ कहाँ हुई? चूक हुई या फिर कुछ और था? सारी बात करते हैं, बारी बारी से करते हैं। आइए, सबसे पहले वो नाम जिसने मुंबई को बचा लिया, जिसने इस देश को बचा लिया, जिसने उन हिंदुओं को बचा लिया जिनको बदनाम करने के लिए ये पूरी वेल प्लान्ड साजिश रखी गई थी। सोचिए जरा, ये पूरी की पूरी प्लानिंग। तुकाराम ओमले, और साजिश में साजिशकर्ता भी बड़े गजब है। साजिश करने वाले कोई कह रहे थे नफरत मत फैलाओ। नफरत कौन फैलाता जरा देखिए। जो लोग ये कहते हैं नफरत मत फैलाओ, वो नफरत फैलाते हैं। जिन्हें मालूम था आतंकवादी पाकिस्तान से आया है, ट्रेंड है, वो लोग नफरत फैला रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। क्या बोले इनके बारे में? इस कलावे को भूलिएगा मत, इस कलावे को भूलिएगा मत। बड़ी तरीके से प्लानिंग करके समझा के भेजा गया था, बेटा श्लोक याद कर ले 2-4, काम आएंगे। तुकाराम जी का आज हम जितना धन्यवाद करें उतना कम है। पहली बात, उनकी वीरता, उनकी शौर्यता, किसी मेडल की, किसी प्रमाण की उसको आवश्यकता नहीं है। और ऐसा नहीं कि वीर तभी पैदा हुए थे, पहले ही हमारे पास शिवाजी थे। हमारे पास आज भी इस धरती पर वीर पैदा होते, तुकाराम जी जैसे हमारे यहाँ वीर पैदा होते, जिनको मालूम है कि मैगजीन की मैगजीन खाली कर देगा वो। नाल छोड़ी नहीं, बंदूक की नाल छोड़ी नहीं, पूरी मैगजीन खाली हो गई, छोड़ी नहीं। और कसाब की गर्दन भी छोड़ी नहीं। ये तुकाराम जी, जहां आवाज सुनकर लोग भाग जाते हैं ना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, डरपोक बोलते हैं, कड़ी भाऊ है डरपोक है। इसलिए मैं कहता हूं कभी ठप्पा मत मारिए किसी पर। ये एक दूसरे को तंज कसना बंद कर दीजिए। जो लोग ऐसा बोलते हैं, आज वो इस तस्वीर को एक बार देख लें और फिर अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं। जो लोग ऐसा बोलते हैं, आज वो इस तस्वीर को देख ले और फिर अगर उनके अंदर हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं। एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी, एक दूसरे के ऊपर वाद विवाद करने से बचें। ये वो तस्वीर जो हम सबको याद रहेगी। ये वो कसाब
जो हमारे यहाँ आया। और ये वो लोग जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे थे। आरएसएस की साजिश, क्या वाकई में आरएसएस की साजिश था 26/11? बिल्कुल सही गुरुजी, हमें तुकाराम जी के प्रति नतमस्तक रहना चाहिए, उनका एहसान हम हिंदुओं पर है। बिल्कुल महेश जी, इसमें कोई दो राय नहीं। नहीं तो अब तक तो कसाब का नाम कुछ राम कृष्ण कुछ ऐसा हो गया होता, माधव नाम उसका पड़ जाता। और अब तक साबित कर दिया जाता कि हाँ भाई ऐसा ही था। ठीक है, बड़े कमाल की बात है बड़ी कमाल की बात है कि अतीफ इकबाल, अच्छा पाकिस्तान से होंगे, बहुत मज़ा आया 26/11 का वो दिन। ठीक है, नहीं हमको बहुत मज़ा आया था बालाकोट में, हमको बहुत मज़ा आया था सर्जिकल स्ट्राइक में। तो सर आप टेंशन मत लिया करो। देखिए पाकिस्तान की हैसियत, आईएसआई की, पाकिस्तान की सेना की हैसियत इतनी ही है अतीफ इकबाल जी कि वो छुप कर, चोरी छुपे ये सब कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी हैसियत और औकात नहीं है ना। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सामने से लड़ने की औकात नहीं है। तो काराम आमटे जी को शत नमन करें, केशव दुबे जी ठीक है। OBB5678 बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सूर्यकांत जी कहते हैं सर जब ये हुआ और उसके बाद जो हुआ मुझे कांग्रेस के लोगों से घृणा हो गई है। एक्चुअली वो बहुत बड़ा इंसिडेंस था। खैर जब ये हुआ तब क्यों इनको घृणा क्यों हुई, तब हो क्या रहा था? तब देश की जो गृह मंत्री क्या कर रहे थे, 26/11 तड़ातड़ चल रही थी गोलियां, फटाफट बदल रहे थे शिवराज अपना सूट। शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री, जब गोलियां तड़ातड़ चल रही थी तब शिवराज पाटिल अपना सूट बदल रहे थे। बड़े कमाल की बात है, बड़े कमाल की बात है। ऐसा भी ये घटना आप सबको शायद याद होगी कि जब ये सब हो रहा था तब शिवराज पाटिल ने 6 बार, बताया जाता कपड़े बदले थे 6 बार। देश के अंदर आतंकी हमला हो और हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कपड़े बदल रहे हो, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ में नहीं आती। दूसरी बात, भारत की सिक्योरिटी इतनी टाइट है, इतनी टाइट है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी ज़्यादा टाइट है। तो हमारा जो सर्विलांस है बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ऐसे में कैसे अंदर आ गया, कैसे कसाब अंदर आ गया? इतने सारे लोग अंदर कैसे आ गए, इतना सारा जखीरा भर के? कमाल है। आइए, राहुल जी क्या कर रहे थे? राहुल इन पार्टी मूड सून आफ्टर मुंबई क्राइसिस। आज की न्यूज़ नहीं है, 1 दिसंबर 2008 की न्यूज़ है। पार्टी कर रहे थे, मेरी नहीं है साहब, इंडिया टुडे की है ना, कोई ये ना सोचे मैंने लगा दी। ठीक है, तो साहब पार्टी चल रही थी, उधर तड़ातड़ गोलियां चल रही थी, इधर पार्टी हो रही थी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। 26/11 हमले के बाद पार्टी मूड में थे राहुल गांधी। विवरण, तो साहब 26/11 के हमले के वक्त, इसके बाद ये पार्टी मूड में थे साहब, इनको प्रधानमंत्री बनना है देश का। सवाल नंबर 1, सबसे पहले हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, इस प्रकार की जुमलेबाजी, इस प्रकार की घटनाएं किसने कहा था? किसने कहा था कि हिंदू आतंकवाद से देश को ज़्यादा खतरा बनस्पत किसी और आतंकवाद से, इस्लामिक आतंकवाद या ISIS से? उस समय हिंदू आतंकवाद कहाँ से आ गया? कौन था जिसने कहा था भगवा आतंकवाद? दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, ये 2 लोग वो थे। सवाल नंबर 2, आखिर कसाब को जब आना ही था, आतंकी हमला करना ही था और कसाब की पूरी पार्टी को हमला करना था, तो आखिर उनको ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी थी कि उनको अपनी जो मूल पहचान है उसको छुपा कर वो आए? आखिर ऐसी क्या बात थी? वो मूल पहचान के साथ आ सकते थे, वो टोपी लगाकर आ सकते थे। क्यों आखिर ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना बदलाव किया अपने वेशभूषा में, जीन्स पैंट और ये टी-शर्ट ये सारा पहना? क्यों कलावा बांधा, क्यों टीका लगाया? कौन था वो व्यक्ति जिसने ये कहा था कि तुम हिंदू बनकर आओ? वो व्यक्ति कौन था? क्या साजिश चल रही थी आखिर?
क्या मुंह से गलती से निकल गया किसी रिपोर्टर से बात करते करते कि हिंदू आतंकवाद है, वो ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको साबित करने में कुछ लोग लग गए थे कि हाँ हिंदू आतंकवाद है। आखिर कसाब आया कैसे, उसको फ्री एंट्री दी किसने? इतनी टाइट सिक्योरिटी में, जिसमें अगर ऐसे ही कसाब आ सकते तो रोज स्मगलिंग होकर सब कुछ आ सकता। ड्रोन भी जोड़कर आता है, कबूतर भी जोड़कर आता है, उसे पकड़ लेते हैं भारत के बीएसएफ, सेना, पुलिस। कबूतर, याद है ना, कबूतर पकड़ लेते हैं। पाकिस्तान से कबूतर आया, जीवित कबूतर, उनको मालूम चल जाता है ये कबूतर कुछ गड़बड़ कर रहा है। कोकीन की स्मगलिंग हो रही थी कबूतर से, उसकी पीठ पे छोटे छोटे पॉकेट्स बनाकर, उसको भी पकड़ लिया। इतने बड़े कसाब को और ऐसे इतने सारे आतंकवादियों को इन बोट के साथ में आ गए, सीधे अंदर आ गए। क्या कारण था कि सर्विलांस तकरीबन आधे घंटे के लिए बंद था? ऐसा क्या कारण था? क्या ये बात सही है? ऐसी तमाम सारी खबरें हमको सुनने में आई कि सर्विलांस आधे घंटे के लिए बंद था। तो क्यों बंद था सर्विलांस आधे घंटे के लिए? इसी चैनल पर कर्नल पुरोहित से रिलेटेड 2 एपिसोड है, उनको देख लीजिएगा, आपको पूरी बातें कनेक्ट हो जाएंगी जो मैं आज कह रहा हूँ, बहुत पहले कह चुका हूँ, है ना सर। पोस्टमार्टम में भी पता चला क्या कमीशन वाले हैं करके, पलाश जी, हाँ बिल्कुल सर, पीएम रिपोर्ट में आपको देखना पड़ेगा उसमें क्या लिखा है, ठीक है। नितिन शुक्ला संघी गुंडा आरएसएस, बिल्कुल सर, अगर देश की बात करना संघी गुंडा और आरएसएस होता तो बिल्कुल मंजूर है आपका ये तमगा। अजय कौन जी कहते हैं फाइनली राम हैज सेव्ड हिंदूज फ्रॉम बीइंग जाकिर नायक नरेटिव, बाकी यूट्यूब अलाउ नहीं कर रहा है वर्ड। ओके ठीक है, इसको मज़ा आया तभी इसका पाकिस्तान की लिस्ट में, हाँ ठीक बात है। दक्षिण अफ्रीका करना जी, रमेश जी धन्यवाद। तुषार जी कहते हैं दिस इवेंट विल नेवर बी फॉरगॉटन फॉर द शेमलेस मीडिया कवरेज बाय सम पेट जर्नलिस्ट। बिल्कुल। तब क्या आखिर सवाल ये उठता है, आखिर वो कौन लोग थे जिसने कसाब के हैंडलर्स को ये ट्रेनिंग दी थी कि आप टीका लगाकर भेजिएगा? विश्व के किसी कोने में आपने ऐसी घटना सुनी? विश्व के किसी कोने में? इजराइल में लोग जाते तो वो छोटी वाली टोपी लगा के नहीं जाते, इजरायली बन के नहीं जाते, ऐसे नहीं जाते कि हम इजरायली बन के जाएंगे। अमेरिका में लोग आतंकवादी हमला होता है तो वो अमेरिकन बन के नहीं जाते, श्रीलंका में हो कहीं भी हो वो ऐसे नहीं जाते। तो भारत में आखिर कलावा पहनकर और टीका लगाकर आने की आवश्यकता क्या पड़ गई थी? वो कौन था जिसने उसे ये बताया था कि कलावा और टीका लगाओ, हिंदू बनकर जाओ? भाई ये तो वो लोग हैं ना जो तो चौड़े में कहते हैं हमने मार दिया, हमने बम ब्लास्ट कर दिया, इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, फलाने ब्लास्ट की जिम्मेदारी फलाने ने ली, तहरीक फलाना है, और कौन कौन से इनके वो है, और तो दम भर के सीना ठोक कर बोलते हैं हमने किया। उनके लिए तो गर्व की बात है कि हमने किया। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था? क्या ये नैरेटिव सेट किया? सिर्फ इतना नहीं है साहब, आईडी मिला कसाब के पास में समीर चौधरी के नाम का, हिंदू नाम से आईडी बनाए गए थे। क्यों? एक भी मुसलमान नाम से, भारत में तो मुसलमान हिंदू सिख ईसाई क्रिश्चियन सब रहते हैं भाई, तो ऐसा क्यों? जितने आईडी थे सारे आईडी सवर्णों के नाम से ही क्यों थे? अब इस पे और डिटेल में जाते हैं। किसी एक के पास दूसरा निकल आता कुछ, तमाम सारी चीजें। आखिर ये सब करने की आवश्यकता क्या पड़ी थी? क्यों ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था? ये नैरेटिव इसलिए सेट किया जा रहा था, उनको अपना नैरेटिव सेट करना था ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके कि भाई जो हमला है, ये हमला हमने तो पहले ही कहा था हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है। वो तो भैया हिंदू बचा गए तुकाराम, तुकाराम जी ने पकड़ लिया, कसाब जिंदा पकड़ गया, कसाब ने पूरी पोल खोल दी, कसाब का नार्को एनालिसिस हो गया। नार्को एनालिसिस भी तुरंत ही बाहर आ गया, तुरंत न्यूज चैनल्स पे आ गया, नहीं तो लंका लग जाती। अगर ये नार्को एनालिसिस बाहर नहीं आता तो हो सकता था कि ये भी कह दिया जाता कसाब तो मर गया, और वही कहकर गया कि मैं तो हिंदू आतंकवादी हूं। ये तो भला हो कि ये नार्को एनालिसिस जब चल रहा था तो वो क्लिप अंदर से बाहर आ गई
और वो तुरंत फ्लैश हो गई पूरे मीडिया में कि आतंकवादी पकड़ गया, जिंदा पकड़ गया, जिंदा पकड़ गया। तो मार नहीं पाए उसको, और वो नार्को आ गया जिसमें वो बोल रहा था चाचा, चाचा हमको भेजा बाहर, चाचा ने हमको भेजा, चाचा हमसे बोल रहा था। बड़ा मज़ा आया। एक देश और पीएम बोला पैसे नहीं है ना, इन्हें हटाओ, हमें ले जाओ वाले थे, ये हिंदू जानता लेकिन इनकी नपुंसकता लीन है, आगे क्या बोलूँ। मनीष पचौरी जी, सब जानते हैं सर। पद्मा शांति जी, नमन टू ओम्बले जी, बिल्कुल। एंड देन देर वर बरखादत्त रिलाइंग पोजिशन ऑन एनर्जी कमांड, हाँ रिलेइंग, एब्सोल्युटली। शिवा ट्राइडनी, ये तो भूल ही गए। तो मीडिया बिल्कुल लगातार दिखा रहा था कौन कौन कहाँ पर है, और ये जानकारी दे रहा था इसमें अंदर इतने मंत्री भी है, फलाना भी है, ढिकाना भी है। हवाई जहाज उड़ गया, एनर्जी कमांडो आ गए, कहाँ कहाँ से जा रहे हैं कमांडो। सिर्फ इसी चक्कर में हमने अपने जाबाज कमांडो में से एक मेजर संदीप उन्नीकृष्णन को खोया था। भूलेंगे नहीं हम वो, क्योंकि अगर ये बेवकूफ़ी ना करते, अगर ये पोजीशन ना बताते, तो पीछे से जा रहे हैं, अब आगे से जा रहे हैं, आतंकवादी उधर से जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, क्या ज़रूरत थी आपको इतना बताने की? किसने कहा था बताने के लिए? क्या इसमें भी किसी के डायरेक्शन चल रहे थे क्या कि बताओ बताओ, ताकि या तो सैनिक मारे जाएं या वो मारे जाएं, पर जिंदा कोई ना पकड़ा जाए। क्योंकि अगर लंबा चलता तो हो सकता था वो कहते भैया आत्मसमर्पण कर दो, आ जाओ। डर तो गए थे, लड़के थे, हो सकता था आत्मसमर्पण कर देते, बाहर आ जाते, पूरी पोल खुल जाती। अवनीश कश्यप जी धन्यवाद। पूरी पोल खुल जाती। इंद्रमा जी रामजन, मैं चाहता हूँ कि फूलन देव जी के बारे में सच्ची वीडियो बनाए। आर्य रवि जी, अवश्य बनाएंगे सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे। मेरे पापा का देहांत हो गया था 26/11 का सीन टीवी में देखे। ओके रूमा सेन जी। तो लगातार गोलियां चलाई, कसाब आया, कसाब ने ना पूछा ना गछा, धड़ाधड़ गोलियां चलाई, सबको मौत के घाट उतार दिया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। पूछा नहीं उसने आप कौन हो। एक दिन में तो हुआ नहीं था, पता कैसे चला रास्ता, रेकी किसने करवाई थी, कौन लोग थे। स्थानीय इन्वॉल्वमेंट तो था ना, वो स्थानीय इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही सब कुछ हुआ। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ है, हेमंत करकरे, इनकी मृत्यु कहीं मुंह ना खोल दे इसलिए तो नहीं हुई थी। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें लिंकअप है एक दूसरे से। सिर्फ इतना नहीं है, कसाब को जब पकड़ा गया तो कसाब के पास से एक मोबाइल मिला था। मोबाइल, वो मोबाइल कहाँ है किसी को नहीं पता, उस मोबाइल के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। वो जो जीपीएस डिवाइसेस थे वो कहाँ हैं, कसाब का मोबाइल कहाँ चला गया क्यों नहीं पता चल रहा, उसने किस किस को फ़ोन लगाया था, क्या कोई लोकल कॉल भी लगाया था क्या, या उसमें किस किस के नंबर सेव थे, वो मोबाइल कहाँ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आज कहने वाले जो पूर्व रिटायर्ड एसीपी शमशेर के पठान, उन्होंने ये आरोप लगाया। और क्या आरोप लगाया, कंप्लेंट रिगार्डिंग कमीशन ऑफ सीरियस क्राइम्स बाय एक्स मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बाय हेल्पिंग टेररिस्ट अजमल कसाब and his co-terrorist as well as handlers on the fateful day of 26/11/2008, destruction of vital evidence of his mobile phone and working against our national interest। ये पूरी रिपोर्ट है इनकी, ये हम आपको भेज देंगे। ये इन्होंने एक एक चीज लगाया। आई एम, कौन है, कौन कंप्लेन कर रहा, आई एम रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैविंग सर्व्ड इन द महाराष्ट्र पुलिस फोर्स फ्रॉम 1979 to 2012। During the period from 2007 to 2011, I was attached by Dhoni Police Station, Mumbai, as a senior inspector of police। ठीक है ना साहब। इन्होंने बताया कि क्या हुआ, इन्होंने बताया on fateful evening 26/11/2008 there was a fierce terrorist attack on Mumbai। During the said operation, one major incident occurred soon thereafter। One of the terrorists, Ajmal Kasab, came to be arrested at Girgaon Chowpatty, which falls with the local limits of DB Mark। It was great achievement by Mumbai police। ठीक है ना। इसके बाद कहते हैं, at the time he had very specifically told me
that while nabbing terrorist Ajmal Kasab, they had also recovered his mobile phone. Said mobile phone recovered from terrorist Ajmal Kasab was in possession of and in safe custody of police Havaldar Kamble attached to DB Marg police station. Several senior police officers have visited there, and one of them was DIG ATS Parambir Singh. When he learned about mobile phone seized by them, DIG ATS Parambir Singh took over the said mobile phone from the said police Havaldar Kamble, who then reported this incident to senior PI श्री NR माली. परमबीर सिंह जी ने वो मोबाइल ले लिया, मोबाइल मुझे दे दो, जो मोबाइल कसाब का मोबाइल था उस मोबाइल को ले लिया, और वो मोबाइल अब तक तो किसी को मिला नहीं है. तो मोबाइल कहाँ गया, किसको बेच दिया? इनका कहना है कि ISIS को बेच दिया इन्होंने उनको बचाने के लिए. My father flew Mi-17 helicopter which dropped NSG commando on the terrace of hotel. Now I can disclose it because he is retired from IAF. सौरभ राय जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा. मिश्रा जी कहते हैं जय गायत्री माता प्रणाम. तो साहब तमाम सारे आरोप और आरोपों की लंबी फहरिस्त इस 4 पन्नों की चिट्ठी में तमाम सारी चीज़ें परमबीर सिंह के खिलाफ में लिखी हुई है. 4 पेज की चिट्ठी है, और 4 पेज की चिट्ठी लिखने वाले कोई और नहीं है, रिटायर्ड ACP शमशेर के पठान ये हैं. जुलाई 2021 में लिखा, आज नहीं लिखा, आप ये मत सोचिएगा आज लिख दिया, जुलाई 2021 में इन्होंने लिखा है, ठीक है ना, कि परमबीर सिंह DIG ATS थे, इन्होंने कन्फेसिकेट किया था टेररिस्ट अजमल कसाब का फ़ोन, ठीक है ना, इंश्योरिंग दैट फोन नेवर अपीयर ड्यूरिंग द प्रोब और ट्रायल. ये फोन न प्रोब में न ट्रायल में कभी सामने नहीं आया. इसके अलावा आगे चलकर इन्होंने और एक चीज बोली, आई रोट अ लेटर रिगार्डिंग दिस इन जुलाई दिस ईयर. ही परमबीर सिंह शुड बी अरेस्टेड बाय NIA फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस. He must have sold this recovered evidence to ISIS or may have used the information for extortion. Retired ACP शमशेर खान पठान. भाई परमबीर सिंह गद्दार निकला, शमशेर खान पठान देशभक्त निकले. ये तो कहानी बदल गई भाई. परमबीर सिंह को ये जवाब तो देना होगा. शमशेर खान पठान ने जो आरोप लगाए, स्पेसिफिक लगाए, नामजद लगाए हैं, जिनके नाम से लगाए वो भी मौजूद हैं इस दुनिया में, फिर भी किसी को प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूँ नार्को एनालिसिस शमशेर खान पठान का भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. लेकिन नार्को एनालिसिस इस वक्त सबसे ज़्यादा आवश्यक हो गया परमबीर सिंह का होना. आखिर ये आदमी इस देश का कितना बड़ा गद्दार है, क्या ये वाकई में इसने ये सब किया? अगर किया है तो ये देश का सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा गद्दार है. किसको बचाने के लिए परमबीर सिंह ने ऐसा किया था, ये भी परमबीर सिंह को जवाब देना होगा. इंक्वायरी होनी चाहिए, NIA की जांच होनी चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं शमशेर, इसमें कोई दो राय नहीं. I was near Taj at my office and left just 60 minutes before terror attack start on 26/11. बच गए जोशी जी आप. एनकाउंटर स्पेशलिस्ट स्वर्गीय सलस्कर ने दुबई के भाई के नाक में दम कर दिया था, इसलिए उसे भी मार दिया हो गया होगा शायद. बिल्कुल. अजय कौन कहते परमबीर वॉज इन चार्ज ऑफ साध्वी प्रज्ञा केस. डॉट्स आर करेक्टेड. अजय जी मैं और आ रहा हूँ अभी, डॉट्स और करेक्ट. ओ सॉरी सर, हेडिंग्स फर्स्ट लेट, ह्यूज डे फॉर मैटर्स सेव्ड अस. बिल्कुल मिश्रा जी. सिर्फ इतना नहीं है, हेमंत करकरे वो भी ATS चीफ थे, और वो भी इस पूरे केस में जिसमें साध्वी प्रज्ञा को फंसाया गया था, गलत रूप से फंसाया गया था, उस पूरे केस को वो भी देख रहे थे. दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि इस अटैक से थोड़ा दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी, कुछ समय पहले मेरी उनसे बात हुई थी, और उन्होंने उनसे मेरी बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन, उन्होंने तमाम सारी बात करी थी. सवाल है दिग्विजय सिंह जी, आपने फ़ोन क्यों लगाया था? क्या आपने फ़ोन उनसे सामान्य बातचीत के लिए लगाया था? क्या ATS चीफ को कोई सामान्य तौर से बातचीत करता है ATS चीफ से? क्यों बात कर रहे थे आप? क्या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि साध्वी प्रज्ञा को कैसे कैसे फंसाना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत करकरे ने पलट के बोल दिया कि भाई ये बात अब तो सबके सामने पब्लिकली होने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंत करकरे ने आपको पलट के ब्लैकमेल या डबल क्रॉस कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुछ और प्रेशर डाल रहे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको लगा ये काम तो हो गया, अब इस आदमी को रास्ते से हटाओ वरना सबूत हमेशा के लिए बना रहेगा?
तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर उनकी हत्या उस समय कर दी गई हो धीरे से? सवाल तो बहुत सारे हैं। सवाल आज के नहीं, 2008 से लगातार उठ रहे हैं। जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कांग्रेस की तरफ से। उसके बदले में किताब का विमोचन जरूर कर दिया, 26/11 आरएसएस की साजिश। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको ये किसकी साजिश लगती है? आरएसएस की लगती है? अमरीश ऋषि कहते हैं मैंने 2012 में अपनी कॉलेज डिग्री शिवराज पाटिल से लेने से मना कर दिया था। आईएएस ऑफिसर साथ था, मैंने कह भी दिया कि आपके हाथ से लेना चाहता हूँ, पर इससे नहीं। वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी कहते हैं प्लीज़ टॉक अबाउट मीडिया हाउ दे एक्सपोज आवर मिशन टू सेव। परमवीर सिंह को एक मोहरा था, इसकी होनी थी, कंट्रोल रूम कहीं और ही था, शायद राजधानी, प्रॉबली, यू नेवर नो, है ना। तो ये चीज़ें थी जो सब कुछ चल रहा था सामने। और इन सारी घटनाओं में अब ये सारी घटनाएं खुलकर आ रही हैं, लेकिन जिन लोगों ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया, जैसा अभी मिश्रा जी ने कहा, जिन लोगों ने लाइव टेलीकास्ट दिखाया वो इससे पहले भी बदनाम रहे, कारगिल के दौरान भी बदनाम रहे, तभी भी लाइव टेलीकास्ट दिखाया, तभी भी हमारे लोग मरवा दिए, इस बार भी लाइव टेलीकास्ट दिखाया, इस बार भी हमारे लोग मरवा दिए। कहने को ये पत्रकार हैं, क्या इनको पत्रकार माना जाए या इनको देशद्रोही मानकर इनको फांसी दी जाए? भाई ये तो सोचने वाली बात है। देश के कानून को उसको सोचना पड़ेगा, देश में जो लोग हैं उनको सोचना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हमको सोचना पड़ेगा, छुपेगा नहीं, चीज़ें सामने आएंगी। ठीक है ना। खैर, हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग के साथ क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जो अच्छा होता है उसको नहीं देख पाते, हम लोग जो बुरा होता है उसको देखते हैं। यहाँ किसी एक व्यक्ति ने कमेंट किया, सारे लोग उसको रिप्लाई देने में लग गए। बेहतर होगा हम लोग अपने बेहतर पे, अपने अच्छे पर कंसंट्रेट करें, ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। सो दिस इज़, भैया ये ओनली डेथ और इस तरह के कमेंट ना करें, खाली पीली में लाइव ब्लॉक हो जाएगा ना चलते चलते। वल्चर्स, एब्सोल्यूट सर, डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू आफ्टर Adhadi government deconnected people on deputation in महाराष्ट्र, परमवीर इज जस्ट अ सैम्पल। बिल्कुल याद है, आपकी मेरी इस बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है। तो ये था 26/11, जिसका सच अभी भी बाहर आना, पूरा बाहर आना भी बाकी है। वहाँ का तो आ गया कौन कौन इन्वॉल्व था, यहाँ का नहीं आया कि कौन कौन इन्वॉल्व था, तो यहाँ का भी आना भी बाकी है। आएगा, जल्दी आएगा, वो भी ज़्यादा नहीं होगा। मान जा वरना ब्लॉक कर दूंगा। भाई बिल्कुल सही बात है ना, मत कीजिएगा, बहरहाल ठीक है। चलिए, हेमंत जी कहते हैं कर्नल RLN सिंह ने कहा होगा कि पुस्तक इस घटना का पूरा खुलासा करती है। डिसेप्शन, डिसेप्शन है सर मेरे पास में।